तो हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बीआर जब पास करेंगे उसमें ये होगा कि डिसीजन लेंगे कि आईपीओ लाना है। और हम लोग बोर्ड मीटिंग करने के बाद शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे। वैसे ही एओए और एमओए को ऑल्टर करने के लिए उसके भी आपका रेजोल्यूशन पास होगा, बीआर एसआर। उसके बाद जो है आपको ये डिसीजन लेना है कि कितना आपका इशू साइज हो सकता है। उस हिसाब से आपको एक पहले वैल्यूएशन बनानी है। बनाने के बाद आपको ना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके जितने इशू साइज है पेड अप कैपिटल जितना हो जाएगा उस हिसाब से आपके ऑथराइज कैपिटल भी है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। बोर्ड में सारे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका दो डायरेक्टर, अगर एग्जिस्टिंग दो डायरेक्टर है तो आपको तो डायरेक्टर और भी लाना पड़ेगा ना, मिनिमम तो 3 है ही है, वो भी लाना पड़ेगा। आपको एलओडीआर के प्रोविजन के हिसाब से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी चाहिए, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वेबसाइट रिस्ट्रक्चरिंग है वो करना पड़ेगा, और डीआरएचपी के लिए हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद जो जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 करके फॉलो करते जाएंगे आफ्टर अपॉइंटिंग द मर्चेंट बैंकर। जैसे मर्चेंट बैंकर का मैंडेट साइन होगा उनके लिए भी रिजोल्यूशन पास होगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जैसे अपॉइंटमेंट होगा वो एक लॉ फॉर्म भी सजेस्ट करेंगे, एक दो लॉ फॉर्म, कंसेंसस बनेगा मर्चेंट बैंकर और इशूअर कंपनी। इशूअर कंपनी मतलब जो कंपनी आईपीओ को ला रहा है, ठीक है ना, आईपीओ बॉन्ड कंपनी, दोनों के बीच में कंसेंसस होगा। उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होगी, सब कुछ एग्रीमेंट के साथ होगा, वर्बल कुछ नहीं होगा, टोकन मनी दी जाएगी। और उसके बाद आपने आरटीए, अगर आपका छोटी कंपनी था, अगर आपके पास आरटीए नहीं था, या जिस स्क्रिप्ट में, अगर आपके पास जिस स्क्रिप्ट में आप आ रहे हो उसमें अगर आप आईएसएन नहीं है, आपको दोबारा से आपको आरटीए जो मेन बोर्ड हैंडल कर सके या एसएमई बोर्ड हैंडल कर सके, ऐसा आईपीओ बाउंड कुछ डिजिटली साइन होता है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और डिजिटल से होता है, डीएससी से सबका, ठीक है ना। और दोनों के बीच में साइन होगा, और एनएसडीएल और सीडीएसएल का उसका भी आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम लोग सारे कुछ जितना भी रिजोल्यूशन पास करना था वो कर दिया। चेकलिस्ट आपको पहले दिया हुआ है। दोबारा एक बार आपको जब डीआरएचपी फाइल करेंगे दोबारा इस डिस्कशन को 1 बाय 1 करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपको कल आपको डिसीजन समझाया और जो भी है उसमें सब कुछ ना, सेक्रेटरियल पार्ट, लीगल पार्ट, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। मतलब एक पार्ट नहीं है, वो ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट में सब कुछ आ जाएगा। और पूरा डीआरएचपी में सारे कुछ 1 बाय डिपार्टमेंट वाइज लोग उसमें अपना कमेंट देंगे और अपना रॉ मटेरियल तैयार करके डेटा बैंक में डालेंगे। तो डेटा बैंक का एकदम से लेने की जरूरत नहीं है, आप मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने के बाद डेटा बैंक आप परचेज कर लो। तो हमें क्या फैसिलिटीज मिलेगा, सबसे पहले चीज ना उसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा स्पीड, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, आईपीओ हम लाने की कोशिश कर रहे, एक साल में हमने डेडलाइन बनाया कि हम अगले 27 मार्च में ले आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी भी रीजन से वो एक्सटेंड हो गया तो आपका तो पैसा उसमें ब्लॉक हो गया ना, और भी आगे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो है निगोशिएट करके कौन सा आपको डेटा बैंक लेना चाहिए वो डिसीजन लेना है। डेटा बैंक जैसे ही आया सारे मटेरियल आप डेटा बैंक में डालते रहेंगे, जो भी आप काम करेंगे डीआरएचपी में 1 बाय 1 काम करेंगे, देखेंगे वो सब कुछ डेटा बैंक में डालते रहेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट 20% है, 80% पार्ट ड्यू डिलीजेंस का है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 20% डॉक्यूमेंटेशन का है। एग्जाम्पल, बात बोर्ड से अप्रूव करानी पड़ेगी, कराने के बाद आपको साइन एंड स्टैंप होगा, उसके बाद वेबसाइट में रिस्ट्रक्चर करके वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे वो आपके पास फाइल में होना चाहिए, और उस फाइल को आप डेटा बैंक में भी अपलोड करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें बनाया है, इस आईपीओ, बिफोर आईपीओ, प्री आईपीओ हमने ये काम करा, फॉर द लॉ फॉर्म और मर्चेंट बैंकर साइमल्टेनियसली आपके वर्क को देख सके और एसेस कर सके। क्योंकि एक एक करके अगर एसेस करेंगे तो 1 साल का काम 3 साल में होगा, तो आप आईपीओ नहीं ला पाएंगे 1 साल में। टारगेट पॉइंट पे आपको आना है तो आपको इकट्ठे साइमल्टेनियसली टीम वाइज काम करना है। उसका लेवल लग गया ना डीआरएचपी में, हाँ दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिल गया, आपको ये देख लेना खास करके कम से कम जिस दिन आप आईपीओ बाउंड कंपनी बनने की डिसाइड करा उस दिन से लेके लिस्टिंग तक आपका कोई कंपनी में कोई केएमपीज डायरेक्टर्स ना चले जाए, ये आपको ध्यान रखना है। केएमपीज डायरेक्टर्स तो जाएंगे नहीं, केएमपीज ही जाते जाएंगे। तो केएमपी सीनियर मैनेजमेंट बंदे ना अगर चले जाते हैं ना तो आपको डीआरएचपी को दोबारा से आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट देनी पड़ेगी, और आपका दोबारा से थोड़ा सा कॉस्ट आ जाएगा। और प्लस आपको एक हायर करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, 1-2 महीना लेट भी हो सकता है, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट सीजन पर्सन यू नीड। तो यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर योर कंपनी, फॉर योर बोर्ड, फॉर योर कॉर्पोरेट
प्लान्स। ओके, तो आपको सीजन पर्सन चाहिए, उसके लिए हायर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो आपका डीआरएचपी लेट हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। जब तक डीआरएचपी फाइल नहीं होता है आप किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आप किस डीआरएचपी में काम कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आएगी कंपनी की, चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, वो कभी भी आप बाहर कोशिश ही मत करना भूल से भी कि आप किसी के साथ डिस्कस करो, ना ही आपके जूनियर के साथ, ना ही आपके किसी को वर्कर के साथ, कि कंपनी में तो ऐसा है, कंपनी में वैसा है, कंपनी में कोई लूप हॉल्स है, या कंपनी की बहुत आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, या कुछ है। आपको कोई कमेंट नहीं करना आईपीओ लिस्टिंग से पहले, ना ही किसी से डिस्कस करना है। जितना आपके कमांड में है, जितना आपको जरूरत है, वो ओनली बोर्ड और टीम और मर्चेंट बैंकर और लॉ फर्म के साथ करेंगे। आईपीओ टीम की कोई बात, कोई सिक्रेसी, कोई डिस्कशन बाहर नहीं जाना चाहिए। आईपीओ टीम एक अलग से बनेगी, आईपीओ टीम का एक रिजोल्यूशन पास होगा, मेंबर से बाहर कोई बात नहीं जाना चाहिए। आपके आईपीओ मेंबर्स का एक टीम लीडर बनेगा, ज़्यादातर डायरेक्टर ही बनते हैं या फिर सीएस बनते हैं, ठीक है ना, और किसी किसी में सीएफओ बन जाते हैं। एक लीडर होगा, मतलब कोई बात आईपीओ टीम मेंबर से बाहर ना जाए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मैटर होता है। आपको पहले आपको सारे काम अच्छे से करना है, लिस्ट कराना है, और कोई चीज़ आपको झूठ फरेबी कुछ नहीं करना। जो भी चीज़ है ट्रू एंड फेयर आपको प्रोस्पेक्टस तैयार करने के लिए काम करना है, डीआरएचपी तैयार करना है फेयर एंड ट्रू मैनर में। जो कंपनी एक्ट है, जो एलओडीआर है, जो आपका फेमा है, जो आरबीआई गाइडलाइंस है, जो आपका रीरा का लॉ है, वो सारे कुछ फॉलो करते हुए आपको काम करना है। कोई चीज़ आपको हाइड नहीं करना, और विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी पेपर में आपको साइन नहीं करना।